नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। सिम्स में परिजनों और स्टाफ के बीच विवाद, प्रबंधन ने दर्ज कराई एफआईआर। पंजाबी क्रिकेट लीग सीजन का आयोजन, मैदान में खिलाड़ी दिखा रहे जौहर। यूनिवर्सिटी परिसर में भीषण आगजनी, हाईटेंशन तार की चपेट में आया हाईवा वाहन। अनोखा मामला, शमशान से अस्थियां चोरी, पुलिस तक पहुंची शिकायत। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर जिले में स्थित सिम्स हॉस्पिटल, जो कि अक्सर विवादों में घिरा रहता है, यहाँ पर आए दिन डॉक्टर और स्टाफ पर कई आरोप लगते रहते हैं। यहाँ आने वाले मरीज डॉक्टरों पर बदतमीजी करने जैसे कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं। वहीं एक ताजा मामला सिम्स हॉस्पिटल से निकल के सामने आया, जिसमें जल्दी डिस्चार्ज करने को लेकर एक महिला ने गायनिक वार्ड में जमकर हंगामा मचाया। जानकारी मिल रही है कि इस महिला ने एक स्टाफ नर्स और गार्ड को तमाचा भी जड़ दिया। ये जो पूरा मामला है वह सिर्फ जल्दी डिस्चार्ज करने को लेकर शुरू हुआ, जो विवादों में घिर चुका है। इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें महिला सिम्स हॉस्पिटल के अंदर विवाद और हंगामा करते नजर आ रही है, जिससे यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे। वहीं सिम्स की स्टाफ नर्सों ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग सिम्स अस्पताल प्रबंधन से की है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में प्रबंधन क्या कुछ एक्शन लेता है और महिला पर क्या कार्रवाई की जाती है। यह सिम्स हॉस्पिटल में एक तरह का पहला मामला होगा जिसमें एक महिला वार्ड के अंदर घुसकर स्टाफ नर्स और डॉक्टरों से बेखौफ बदतमीजी करती है और गार्ड को तमाचा भी जड़ देती है। जानकारी मिल रही है कि महिला की एक रिश्तेदार सिम्स हॉस्पिटल के गायनिक वार्ड में भर्ती थी, जिसका डिस्चार्ज करने को लेकर महिला ने जमकर हंगामा मचाया था। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया का इस्तेमाल किसी को परेशान करने या दबाव बनाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अगर डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट अस्पष्ट हो, उसमें ठोस तथ्य न हो और उसे वैवाहिक विवाद या बच्चों की कस्टडी में दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया हो, तो ऐसी कार्रवाई कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। हाईकोर्ट ने इस आधार पर घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले पर निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया। कांग्रेस भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार 2 साल बीत जाने के बाद भी धान खरीदी की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पाई है। पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव ने कहा कि किसानों के खेती की गिरदावली होने के बावजूद धान लगे खेतों का पंजीयन नहीं किया जा रहा है। इसके बाद टोकन व्यवस्था में सीमित कोटा तय करना इस बात को साफ तौर पर दर्शाता है कि सरकार की मंशा पूरा धान खरीदने का नहीं है। उन्होंने कहा कि इस अव्यवस्था कारण किसान बेहद परेशान है। अपने पूरे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने किसानों को इतना परेशान कभी नहीं देखा। सिंहदेव ने आरोप लगाया कि मौजूदा व्यवस्था से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सरकार किसानों को चोर का तमगा देना चाहती है, तभी तो उनके घरों में जाकर जांच की जा रही है कि जितने का टोकन लिया उतने का धान है कि नहीं। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि अब करोड़ों रुपए का धान चूहे खा जा रहे हैं। इन 2 सालों में सरकार किसानों का कोई भला नहीं कर पाई है। 2 साल के अनुभव के बाद भी संभाल नहीं पाई और राइस मिलरों की व्यवस्था से लेके किसानों के खेत की गिरदवाली के बाद उनके धान लगे हुए खेतों का पंजीयन नहीं होना और उसके बाद टोकन की व्यवस्था, सीमित कोटा, स्पष्ट तौर से सरकार की मंशा की धान पूरा खरीदना ही नहीं है, ये झलक रहा है। और बहुत बहुत परेशान किसान हुए। मैंने अपने जीवन में धान की खरीदी में इतने परेशान होते हुए किसानों को आज के पहले नहीं दिखा। मानो कि किसान को इस सरकार ने चोर बना दिया। जो हम अन्नदाता के रूप में जिन्हें हम संबोधित करते थे, आज उन्हें चोर के रूप में देखा जा रहा है। कोई भी अधिकारी किसान के घर में घुस के इस बात की तस्दीक कर रहा है कि जितना आपका टोकन कटा है उतना धान आपके यहाँ रखा है कि नहीं। किसान को चोर की संज्ञा देना, इससे बड़ा किसानों का अपमान पहले कभी नहीं। विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी न्यायधानी में पंजाबी क्रिकेट लीग टूर्नामेंट का आयोजन शुरू हो गया है, जहां टूर्नामेंट के इस चौथे सीजन में पहले दिन पंजाबी समाज के अंडर 16 की कुल 7 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें 5 लड़कों की और 2 टीम लड़कियों की शामिल थी। 21 जनवरी से 25 जनवरी तक गांधी चौक स्थित मिनी स्टेडियम में आयोजित पंजाबी क्रिकेट लीग टूर्नामेंट में पहले दिन बच्चों ने अपना जौहर दिखाया, जिसमें लड़कियों ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। गुरुवार को टोटल 4 लीग और 2
फाइनल मैच हुआ, जिसमें फाइनल में बॉयज़ की धुरंधर 11 और सरदार जी सुपर किंग के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें धुरंधर 11 ने पहले बल्लेबाजी कर 130 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे सरदार जी सुपर किंग की टीम हासिल नहीं कर सकी और उनकी टीम महज 65 रनों में ही सिमट गई। तो वहीं लड़कियों की टीम में क्रिस दिया, रानिया और शार्लिन 11 की घमासान मैच हुई, जिसमें शार्लिन 11 विनर रही। इस दौरान आयोजन समिति के कवनीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाबी समाज के आपसी समरसता को बनाने के साथ साथ खेल भावनाओं को बढ़ाने के लिए गांधी चौक स्थित मिनी स्टेडियम में पंजाबी क्रिकेट लीग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिससे टूर्नामेंट के पहले ही दिन बच्चों के बीच हुए रोमांचक मैच को देखकर पूरे समाज के साथ दर्शक भी मंत्रमुग्ध हो गए। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है खेल कर। हाँ, मैं जीतूं ट्रॉफी, मैं यही चाहती हूँ। ये टूर्नामेंट पीसीएल जो है इस साल चौथा सीज़न है। पीसीएल 3 सालों से हमेशा सीनियर का और लेडीज़ का चलते आ रहा है। इस साल हमने जो इंट्रोड्यूस किया है वो बच्चों का भी इंट्रोड्यूस किया है, जो अंडर 16 के बच्चे हैं। 8 साल से लेकर के अंडर 16 के बच्चे सारे इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। तो मोटिव यही था कि बच्चे हमेशा कहते थे कि हमारे लिए क्या है, हम क्यों नहीं खेल पाते। तो हमने पीसीएल जो टीम है, एक हमारी टीम है अकाल विंग्स, हम दोनों का कोलैबोरेशन नहीं है, हम दोनों मिलकर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम पीसीएल को सपोर्ट कर रहे हैं और अब हम उनके साथ मिलकर ये टूर्नामेंट को करवा रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी हमें दी गई थी कि बच्चों का टूर्नामेंट आपको संभालना है। और फिलहाल वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोनी थाना क्षेत्र अंतर्गत अटल यूनिवर्सिटी परिसर में गुरुवार दोपहर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे प्रशासनिक भवन के निर्माण कार्य के दौरान गिट्टी खाली करते समय एक हाईवा अचानक हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे उसमें भीषण आग लग गई। घटना दोपहर करीब 2 बजे की बताई जा रही है, जिसमें हाईवा जो गाड़ी थी वो निर्माण स्थल पर सामग्री उतार रहा था। मिली जानकारी अनुसार गिट्टी खाली करने के दौरान हाईवा का डंपर ऊपर उठते ही पास से गुजर रही टेंशन लाइन के संपर्क में आ गया। संपर्क होते ही तेज चिंगारी के साथ वाहन में आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और हाईवा धू धू कर जलने लगा। आगे की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कुछ ही मिनटों में वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गया। घटना के समय हाईवा चालक की सूझबूझ और सतर्कता से एक बड़ा
जनहानि का खतरा टल गया। चालक ने स्थिति भांपते ही तुरंत वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि चालक को किसी भी प्रकार की गंभीर चोट नहीं आई है। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना के बाद निर्माण स्थल पर कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। प्रारंभिक जांच में टेंशनदार के संपर्क में आने से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी और सुरक्षा मानकों की भी समीक्षा की जा रही है। बुधवार को बिलासपुर स्थित कांग्रेस भवन में नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष, ग्रामीण अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल होने कांग्रेस के विधायक, पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेता एवं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज बिलासपुर पहुंचे। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कांग्रेस के विधायकों, पूर्व विधायकों और वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी की एकजुटता और अखंडता को बनाए रखने पर जोर देते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। नेताओं ने कहा कि संगठन की मजबूती कार्यकर्ता की सक्रियता और आपसी समन्वय से ही संभव है। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सभी नवनिर्वाचित अध्यक्षों को बधाई देते हुए कहा कि किसी भी पद को ग्रहण करने के बाद जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारियों को न केवल कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा रहना चाहिए बल्कि संगठन को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी नवनिर्वाचित अध्यक्षों में ऊर्जा और उत्साह का संचार किया। समारोह में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई छोटी बड़ी गलती करता है तो उसे माफ कर देना चाहिए। किसी नेताओं का जाके जी उजड़ी करना हमारा मापदंड नहीं है। किसी के जिंदाबाद मुर्दाबाद लगा के वह खुश करना हमारा मापदंड नहीं है। किसी का हाथ में जाके पकड़ना, पैर दबाना हमारा मापदंड नहीं है। हमारा मापदंड है सिर्फ काम, जन पार्टी लाइन पे काम, पार्टी के प्रति काम, पार्टी के प्रति मजबूती और जनता के बीच में जाकर इस सरकार के खिलाफ तार्किक रूप से लड़ाई हमारा एक ही मापदंड है। और इस मापदंड में खड़े उतरना आप सबके लिए सबसे बड़ा चुनौती है। मैं तमाम नए ब्लॉक अध्यक्षों से भी यही निवेदन करता हूँ कि आने वाला समय में आपके बीच में जितने ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ नियुक्ति हुए हैं कि आप कौन सबसे बेहतर कौन अध्यक्ष काम कर सकता है। दोनों जिला अध्यक्ष के लिए चुनौती है कि पूरे 40 जिला अध्यक्षों में कौन जिला अध्यक्ष 40 में बेहतर काम करेगा। इसका मापदंड भी हम लोग तमाम सीनियर नेता मिलकर करेंगे। धार्मिक नगरी रतनपुर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले माघी पूर्णिमा आदिवासी विकास मेले की तैयारियां तेज हो गई है। यह मेला 1 फरवरी से 7 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। मेले के सुचारू, शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित आयोजन को लेकर नगर पालिका परिषद भवन रतनपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष लवकुश कश्यप ने की, जबकि संचालन तहसीलदार शिल्पा भगत के मार्गदर्शन में किया गया। बैठक में नगर पालिका सीएमओ सुख सागर खुटे, थाना प्रभारी नीलेश पांडे, पार्षदगण सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान मेले की रूपरेखा, व्यवस्था और आवश्यक तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। धान खरीदी कार्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि इस वर्ष मेले में शासकीय विभागों की प्रशासनिक प्रदर्शनियां नहीं लगाई जाएंगी। इसके बजाय मेले को अधिक पारंपरिक, सांस्कृतिक एवं आदिवासी स्वरूप में आयोजित किया जाएगा ताकि स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को प्राथमिकता दी जा सके। तहसीलदार शिल्पा भगत ने अधिकारी को सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात, पेयजल, विद्युत सहित मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष लवकुश कश्यप ने मेले को क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बताते हुए सभी के सहयोग से इसे सफल बनाने की अपील की। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी रतनपुर में जो माघी पूर्णिमा मेला लगती है उसके लिए यहाँ सभी विभाग के अधिकारी गण को बुलाया गया था और विगत वर्षों के भांति इस बार मंडी अपने किसानों का जो धान बिक्री केंद्र है वो खाली नहीं होने के कारण जो प्रशासनिक मेला लगता था उसको इस बार स्थगित करते हुए जो पारंपरिक मेला है माघी पूर्णिमा का वही लगेगा, जिसमें रात में लोगों को मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का व्यवस्था किया गया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आने वाले भारती नगर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला निकलकर सामने आया है, जिसमें एक मां पर अपने पति की अस्थि चोरी करने का गंभीर आरोप एक 10 साल का नाबालिग बच्चा लगा रहा है। जानकारी के अनुसार भारती नगर में रहने वाले आलोक ठाकरे की पत्नी 2 साल पहले अचानक गायब हो गई थी, जिसके बाद जीवित रहते आलोक ठाकरे ने अपनी बहन और पर आरोप लगाया था कि उसकी बहन ज्योति पांडे ही उनकी पत्नी को बरगला कर कहीं भेजी है, जिसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई थी। साथ ही ये मामला हाईकोर्ट तक गया पर उनकी पत्नी वापस नहीं आई। पर आलोक ठाकरे की मृत्यु के बाद वो अचानक अपने घर आई और बच्चों के साथ मारपीट करने लगी, जिसके बाद वो 17 जनवरी को ज्योति पांडे के साथ फिर वो आलोक ठाकरे के घर पहुंची और अस्थि चोरी कर फरार हो गई। मोहल्ले वालों ने आलोक ठाकरे की पत्नी और ज्योति पांडे के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि अस्थि चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी उनके पास है। ये पूरा मामला प्रॉपर्टी से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें अपने
पति की संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से उनकी पत्नी ये सब कर रही है। अब यह मामला सिविल लाइन थाने पहुंच गया है, जहां मासूमों का कहना है कि उन्हें उनके पिता की अस्थि वापस चाहिए, जिसका विसर्जन करके उनके पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। प्रदेश का शायद ये ऐसा पहला मामला होगा जिसमें एक पत्नी संपत्ति की लालच में अपने पति की ही अस्थि लेकर फरार हो गई। अब देखना होगा पुलिस इस मामले में कब तक महिला को पकड़ पाती है और मासूम बच्चों को कब तक न्याय मिल पाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।